हेलो बच्चों, चलिए आज पढ़ लेते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव इक्वेशन फॉर ई वेक्टर एंड एज वेक्टर। यानी कि ई वेक्टर तथा एज वेक्टर के लिए वेव इक्वेशन क्या होती है, कैसे ड्राइव की जाती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेव इक्वेशन। ओके सर, ओके डाल दो आप भी हेडिंग भाई, वेव इक्वेशन। ठीक है, डाल दिया, डालो हेडिंग, इंग्लिश में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेव इक्वेशन फॉर ई वेक्टर, और नाम सुना है आपने, ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड, हाँ सर, एंड एज वेक्टर की जगह बी वेक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं एज वेक्टर लिखूंगा। ये क्या है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एज वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए प्रूफ करते हैं। तो इसको यानी कि ई वेक्टर एंड एज वेक्टर का अगर तरंग समीकरण आपको लाना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है, तो थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। पानी पी लो आराम से, टॉपिक छोटा सा है, कवर कर लोगे। तो ई वेक्टर एंड एज वेक्टर का अगर आपको वेव इक्वेशन निकालना है तो आपको मैक्सवेल की समीकरणें याद होनी चाहिए। 4 समीकरणें लिखवाई हैं और चारों की चारों समीकरणें परफेक्टली आपको याद होनी चाहिए, तभी आप ई वेक्टर एंड एज वेक्टर के लिए वेव इक्वेशन फाइंड करोगे। बोलो हमारे याद हैं, याद हैं? चलो लिखवाता हूँ। फ्रॉम वेव इक्वेशन यानी कि यानी कि आप लिख सकते हो मैक्सवेल इक्वेशंस निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्योंकि चारों की चारों इक्वेशन यहाँ पे काम आएंगी। मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो निम्नलिखित हैं। ओके सर, मैक्सवेल इक्वेशंस निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के ई वेक्टर एंड एज वेक्टर के लिए हम वेव इक्वेशन फाइंड करेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन निम्नलिखित हैं, कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अच्छा पहले बताओ, डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण नहीं बनाऊंगा क्योंकि समीकरण बहुत हो जाएंगे। अच्छा फिर डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना होता है सर? 0 होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा थर्ड इक्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती आ रही है, कर्ल ऑफ, ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ओके ओके ओके, इक्वल टू, लाइन पे ध्यान देना, माइनस के डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी, है ना, यही यूज़ हो रहा है ना। अब जो बी वेक्टर है यहाँ पे, तो ये होता है विद्युत चुंबक यानी कि चुंबकीय प्रेरण होता है, ये चुंबकीय प्रेरण। तो बी वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला होता है इसका म्यू एज वेक्टर। क्या होता है बेटा? ये म्यू एज वेक्टर। ठीक है, चलिए अब कर्ल ऑफ, फोर्थ इक्वेशन है हमारी, कर्ल ऑफ बी वेक्टर, और कर्ल ऑफ बी वेक्टर की जगह ना आप एज वेक्टर का यूज़ करना। कर्ल ऑफ एज वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर और प्लस के डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। ओके ओके ओके। अच्छा ये डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो ये डी वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डी वेक्टर का फॉर्मूला एप्सिलॉन ई वेक्टर, एप्सिलॉन ई वेक्टर्स का फॉर्मूला होता है। दोनों के दोनों वी वेक्टर की जगह मैं ये लगाऊंगा और डी वेक्टर की जगह मैं ये एप्सिलॉन ई वेक्टर लाऊंगा। पहले ये चारों इक्वेशन अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये चारों इक्वेशन अच्छे से याद कर लो। लेक्चर में मैंने इसको पढ़ा दिया है कि मैक्सवेल के इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से ड्राइव की जाती हैं, ये सब मैंने करवा दिया। पहले याद कर लो, कर लिया याद, कोई दिक्कत तो नहीं है, डर तो नहीं लग रहा था देख के? ठीक है, अब क्या करना है, मुझे निर्वात के लिए जाना है, लाइन पे फोकस करना है बेटे ठीक से। निर्वात के लिए, ओके ओके ओके, निर्वात। अच्छा निर्वात अगर वैक्यूम है, ठीक है, अगर निर्वात मैंने लिया है तो निर्वात में पृष्ठ आवेश यानी कि आयतन आवेश घनत्व रो जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, और यहाँ पर जो म्यू होता है निर्वात के लिए वो म्यू नोट के बराबर होता है, ये ध्यान देना। एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। एंड जे वेक्टर जो होता है वो डेंसिटी वो कितनी होती है? 0 होती है। यानी कि करंट डेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है, ध्यान देना। यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी 0 है और करंट डेंसिटी भी 0 है, और जो म्यू होगा वो म्यू नोट के बराबर होगा, और जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा निर्वात के लिए। समझ में आया? चलिए अब इन्हीं इक्वेशन को थोड़ा सा मैं घुमा फिरा के लिख लेता हूँ। यानी कि डाइवर्जेंस, फोकस करना है ठीक से, डाइवर्जेंस डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो का मान 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब बनेगी। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन में लेता हूँ, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये ऐसे की ऐसी रहेगी। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ये बन गई।
अच्छा बेटा थर्ड इक्वेशन जो है ना मैं यहाँ बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बना लो पर बना लो सर, छोड़ो मत। ओके, कर्ल ऑफ, ध्यान देना, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ओके सर, इक्वल टू, देखो ये माइनस का है, ठीक है, माइनस के देखो मैंने बी वेक्टर की जगह जैसे मैं म्यू एच वेक्टर लगाऊंगा तो म्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, म्यू क्या आ जाएगा हमारा बाहर, यानी कि मैंने क्या करा, ठीक है, म्यू बाहर आ जाएगा और एच वेक्टर अंदर रह जाएगा, तो माइनस के म्यू, और म्यू की जगह मैं लगा दूंगा कितना, म्यू नोट, है ना, म्यू नोट, तो ये आ गया बेटे मेरे पास कितना, डेल एच वेक्टर, ओके सर, और अपोन में डेल टी। इक्वेशन नंबर मेरे पास कौन सी हो गई, थर्ड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी सेम ये वाली ले लो, कर्ल ऑफ एच वेक्टर, कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू, फोकस करना, कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू, देखो कितना, ये है जे वेक्टर, क्योंकि जे वेक्टर का मान कितना माना हमने भैया, 0 है निर्वात के लिए, तो ये 0 हो गया, डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी, डी वेक्टर की जगह मैं लगाऊंगा एप्सिलॉन ई वेक्टर, और एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, एप्सिलॉन नोट है निर्वात के लिए, तो ये आ जाएगा खाली एप्सिलॉन नोट और डी डेल ई वेक्टर, और अपोन में कितना जाएगा बेटे, डेल टी आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस में आता है, हाँ प्लस में ही है, ई की जगह एप्सिलॉन नोट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है, ओके। तो चारों समीकरणों को मैंने निर्वात के लिए ऐसा करके लिख दिया, लिख लोगे, डर तो नहीं लग रहा है, अरे यार क्यों लगेगा, जब मैं आपके साथ हूँ तो डरना तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, परमाणु शब्द का, यानी कि परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया, ठीक है, जल्दी बताओ, नाम लिख के बताओ, पोस्ट में जाकर देख लो और पोस्ट पे क्लिक करो कि सर ये इसका राइट ऑप्शन है, देखो जल्दी फटाफट तेजी से, ठीक है। अच्छा एप्सिलॉन नोट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, भाई अब इक्वेशन 3 तुम देख रहे हो ना, क्योंकि हमें ई वेक्टर के लिए वेव इक्वेशन बनानी है, तो जब ई वेक्टर के लिए वेव इक्वेशन बनाओगे तो भैया समीकरण 3 लोगे, और समीकरण 3 में दोनों ओर क्या लोगे, कर्ल लोगे, फोकस करना लाइन पे ठीक से, समीकरण 3 में, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या लेने पर बेटे, कर्ल लेने पर, ठीक है, चलिए कर्ल लेते हैं, सर ले लो कर्ल, छोड़ो मत, तो बेटा देखो कर्ल तो ऑलरेडी है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, ओके, इधर भी लो कर्ल लो भैया, इधर भी, चलिए, तो देखो कर्ल जब मैं लूँगा ना इधर, तो ध्यान देना, मैं एक शॉर्ट तरीके में ले लूँगा म्यू नोट डेल अपॉन डेल टी, वो भी माइनस के म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट डेल अपॉन डेल टी, ये बाहर लेके, और मैं कर्ल लूँगा खाली एच वेक्टर में, ठीक है, ये एक स्टेप बचा दिया मैंने, क्योंकि पहले हम कर्ल यहाँ लिखते, इसको ब्रैकेट में बंद करते, फिर म्यू नोट डेल अपॉन डेल टी हमने बाहर लेते, तब कर्ल हमारा क्या आ गया, एच वेक्टर में आ गया था ना, ठीक है। अब देखो कर्ल ऑफ ई वेक्टर जब निकालोगे ना आप, तो ध्यान देना, इसको कुछ ऐसे ले सकते हो, ग्रेडियंट फॉर्मूला होता है इसका, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर, ठीक है, माइनस के लाप्लासियन ऑपरेटर यानी कि डेल स्क्वायर, और ई वेक्टर हमारा ऐसे रहेगा अमर, इक्वल टू, ये ऐसे रहने दो, म्यू नोट, देखो ये मामला बड़ा पेचीदा होता है यहाँ पर, ये ध्यान देना, ठीक है, ये मामला बड़ा पेचीदा होता है, इस पर फोकस करना ठीक से, ओके, इतना आ गया। बट आप जानते हो, देखो समीकरण 1 से डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है, और समीकरण 4 से देखो कर्ल ऑफ एच वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट डेल ई अपॉन डेल टी वेक्टर, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 का आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो भी देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, आप शॉर्ट में लिखना AQU बस बहुत है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखा गया, इक्वेशन सेकंड की जगह फोर्थ कर लेना, ओके। तो ये कितना हो गया टर्म मेरे पास, 0, तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा हमारा, ये 0, ठीक है, बाई 10 लाप्लासियन ऑपरेटर ई वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी, अच्छा ठीक है, डेल यानी कि कर्ल ऑफ एच वेक्टर का मान कितना है, कर्ल ऑफ एच वेक्टर का मान रख दो एप्सिलॉन नोट डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी, लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो एप्सिलॉन नोट है, ये तो निर्वात की चुंबक वैद्युतशीलता, इसको बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा माइनस के लाप्लासियन ऑपरेटर ई वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाहर लो,
तो ये आ जाएगा माइनस के म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। पहले म्यू नोट लिखो, फिर हम लिखते हैं एप्सिलॉन नोट, फिर डेल की गुणा डेल से करेंगे डेल स्क्वायर, टी की गुणा टी से करेंगे डेल टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटा ई वेक्टर। ठीक है, ये लाइन पे फोकस करना। अब माइनस से माइनस दोनों कट गए, इस वाले को इधर ले लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आएगा सर, बहुत बढ़िया। डेल स्क्वायर, ओके सर ओके, ई वेक्टर माइनस के म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर ई वेक्टर अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वेशन टू जी यानी कि इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई भाई। इस इक्वेशन का नाम दो, 5 दे दो इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर दे दो, 1 2 3 4 इक्वेशन मैंने बना दी। और ये कौन सी इक्वेशन है, 5वीं इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसको मैंने 5वीं इक्वेशन दूंगा। और ध्यान देना, यही जो है वो निर्वात में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ई वेक्टर का व्यंजक या ई वेक्टर का समीकरण है। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, चलो यार एक काम करते हैं, 1 मिनट और रुको, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार दो। मार दिया पक्का, चलो कर दे इसको इरेज। ठीक है भाई, ध्यान देना, देखो इनका यूज़ होगा, चेक करना है। चलो मेरे तो याद है, मैं इक्वेशन 1 सेकंड का यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ तक रहने दो यार, अरे चलो पूरा इरेज कर दो, छोड़ो अभी यार। पहले लिख लो ये क्या चीज़ है, यानी कि लिख लो पहले ये क्या चीज़ है, ये क्या निर्वात में, पहले लिख लो यह है निर्वात में। ठीक है, यानी कि वैक्यूम में, निर्वात में। ठीक है, ई वेक्टर की अभिष्ट समीकरण, जो हमें समीकरण चाहिए, अभिष्ट समीकरण। ठीक है भाई, ओके ओके, यानी कि तरंग समीकरण है। ओके, चलिए मेन फॉर्मूला हो गया हमारा। अब क्या करना है, सेम टू सेम इक्वेशन 4 लेनी है। कि तो सिर्फ ई वेक्टर के लिए आया, सिर्फ किसके लिए आया बेटा, ये ई वेक्टर के लिए आया, लेकिन हमें निकालना है किसके लिए, अभी एच वेक्टर का और निकालना है। एच वेक्टर के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 में दोनों और क्या कर लेंगे, हम कर्ल ले लेंगे। ठीक है, यानी कि समीकरण 4 में, ओके ओके ओके, समीकरण 4 में दोनों पक्षों में कर्ल लेने पर, दोनों पक्षों में क्या करने पर बेटे, कर्ल लेने पर। ठीक है, कर्ल लेने पर, चलो ले लो, अबे ले लें तो ले लो। चलो ये रहो भैया, लो सर, कर्ल ऑफ एच वेक्टर। ठीक है सर, वेरी गुड। फिर सर बराबर, इधर भी देखो मैं सेम टू सेम करूँगा, पर मैं एप्सिलॉन नोट और डेल अपॉन डेल टी ये बाहर लिखूँगा, फिर कर्ल ऑफ हो जाएगा मेरे पास ई वेक्टर। ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब मैंने बताया कि कर्ल ऑफ एच वेक्टर को आप सोल्व कैसे करते हो भैया, ग्रेडियंट। ठीक है, फिर तुम्हारे पास डाइवर्जेंस एच वेक्टर। ठीक है, माइनस के लाप्लासियन ऑपरेटर एच वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे करके आप इसको सोल्व कर लेते हो। कर्ल ऑफ एच वेक्टर को ये इस तरह से सोल्व होती है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये पिछले लेक्चर में काफ़ी बार बताया मैंने, पर घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी ये ऐसे लिख लो, एप्सिलॉन नोट डेल अपॉन डेल टी और कर्ल ऑफ ई वेक्टर। एम राइट, बोलो राइट, बोलो एक बार जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलिए अब समीकरण 2 से जो डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, या फिर डेल डॉट एच वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, ओके ओके। पहले 1 व 4 से था, यानी कि इसमें फिर हम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, यार फर्स्ट एंड सेकंड की जगह ना ये 4 आ गया हमारा, गलत हो गया, यहाँ पे 4 करना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, समीकरण 4 से आया हमारा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से आएगा ये। अब ये आएगा समीकरण सेकंड व थर्ड से, है ना। तो समीकरण थर्ड में इसकी वैल्यू कितनी है, 0 माइनस के लाप्लासियन ऑपरेटर एच वेक्टर इक्वल टू एच नोट, वो एप्सिलॉन नोट, और ये ऐसे रहेगा डेल अपॉन डेल टी और कर्ल ऑफ ई वेक्टर। समीकरण 3 चेक करो कितना है हमारा, माइनस के म्यू नोट, दिख रहा है ना ये, माइनस के म्यू नोट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी, डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक है, ये आ गया हमारा, इतना हो गया। अब देखो इस माइनस म्यू नोट को आप, क्योंकि ये तो 0 टर्म हो गया, हटा दो इसको, तो ये आ जाएगा मेरे पास डेल स्क्वायर यानी कि लाप्लासियन ऑपरेटर एच वेक्टर बराबर म्यू नोट, ठीक है, एप्सिलॉन नोट, वो भी काय का बेटा, माइनस का। ठीक है, फोकस करना लाइन पे, ठीक है, ये माइनस का आ गया, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया मैंने। तो अब डेल डेल
डेल स्क्वायर एच वेक्टर, हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डेल टी स्क्वायर आ गया था ना। अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है। अब माइनस से माइनस दोनों क्या होंगे हमारे, कट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। लाप्लासियन ऑपरेटर एच वेक्टर, माइनस माइनस कट गया, तो ये आ गया म्यू नोट एप्सिलॉन नोट डेल स्क्वायर एच वेक्टर अपॉन क्या गया बेटे मेरे पास, डेल टी, ठीक है, डेल टी स्क्वायर इक्वल टू कितना जगह मेरे पास 0। और ये क्या निकाला मैंने भाई, ये बहुत बढ़िया चीज़ निकाली सर आपने, ऐसी चीज़ तो आता नहीं निकाली। तो ये आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि यह निर्वात में एच वेक्टर का अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। लिख सकते हो लास्ट में, यह है निर्वात में, ठीक है, यह है निर्वात में एच वेक्टर का अभिष्ट समीकरण है, ठीक है, अभिष्ट समीकरण, चलो पूरा लिख देता हूँ मैं, अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। यह निर्वात में एच वेक्टर का अभिष्ट समीकरण है। तो ई वेक्टर का भी समीकरण निकाल दिया, एच वेक्टर का भी समीकरण निकाल दिया। अब वेव की चाल और निकालते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ वेव्स इन वैक्यूम, ठीक है, यानी कि निर्वात में तरंग की चाल और निकाल दो, है ना। तो सबसे पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सही कर लेना, क्योंकि इक्वेशन सेकंड लिखा हुआ है जबकि होना चाहिए था हमारा कितना 4। अरे इतना तो आप भी समझते हो, थोड़ी सी अगर इक्वेशन बनाने में मिस्टेक हो जाए तो ठीक कर लेना उसको, ठीक है। कभी यार सोचो कि यार जैसा लिखा है मैं वैसे लिख दूँ, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए समझ में तो आया आपके ये वेक्टर और एच वेक्टर का इक्वेशन आप कैसे फाइंड करोगे। चलिए अब समीकरण ना, चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाह रहे हो तो ऐसे रहने दो, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ध्यान देना ये समीकरण 5 बनी है और इसको चाहो तो समीकरण 6 बना लियो। जो ये समीकरण मैंने बनाई थी इसको 6 बना लियो, मर्जी है बनना 5 ही रहने दो काफ़ी। देखो डालो ज़रा हेडिंग, स्पीड ऑफ वेव्स, चलिए इन वैक्यूम, ओके, यानी कि निर्वात में तरंगों की चाल कितनी होती है वो चेक करते हैं। सबसे पहले ना आपको एक फॉर्मूला लिखना है, यानी कि प्रेगामी तरंगों का एक समीकरण आता है, लिखो पहले ये प्रेगामी, ठीक है, प्रेगामी तरंगों का व्यापक समीकरण निम्नलिखित है। ये सबको याद होना चाहिए, व्यापक। अब यार इसके लिए हम ये प्रूफ थोड़ी ना करेंगे, व्यापक समीकरण निम्नलिखित है, हम राइट बोलो, राइट, चलिए निम्नलिखित है, ठीक है सर। प्रेगामी तरंगों का व्यापक समीकरण निम्नलिखित है। यार प्रेगामी तरंगों का व्यापक समीकरण निम्नलिखित है, हाँ यार क्या होगा, यानी कि लाप्लासियन ऑपरेटर फाई, ठीक है, माइनस के 1/v², ओके ओके ओके, फिर मेरे पास डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू डेल टी स्क्वायर, इक्वल टू मेरे पास कितना बेटे, यानी कि डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया ये। अब समीकरण नंबर ये कौन सी हुई हमारे पास, मान लो ये इक्वेशन मेरे पास मैंने कितनी बनाई है, 5 बनाई थी ना। या डायरेक्ट समीकरण बनाओ मत, जरूरत ही ना समीकरण बनाने की, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इस समीकरण की तुलना, ठीक है, समीकरण 5 से करने पर, अब जब 5 से करोगे तो चेक करो जरा इक्वेशन नंबर 5 में क्या आया कि लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर है। जो फाई है वो हमारा किसके बराबर होगा, ई वेक्टर के बराबर होगा, और जो 1/v² है वो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यानी कि फाई जो होगा वो ई वेक्टर के बराबर होगा, है ना। यानी कि फाई ई वेक्टर के बराबर आ रहा है, और 1/v² जो है ना, 1/v² ये बराबर किसके आ रहा है, चेक करें एक बार, 1/v² ये बराबर आ रहा है तो हमारे पास म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के। आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही आ रहा है ना पक्का। जब मैंने कंपेयर करी, यानी कि इस समीकरण की तुलना समीकरण 5 से करने पर, तो फाई जो है वो ई वेक्टर के बराबर आएगा और 1/v² जो है वो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के बराबर आएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं स्क्वायर हटाता हूँ मेरे पास क्या आएगा, एक रूट आ जाएगा, ठीक है सर, ये रूट पहुँच गया, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। जब मैं उल्टा करूँगा तो v बराबर कितना आ जाएगा, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और यही क्या चीज़ है भाई, यही क्या चीज़ है, यही चीज़ तो है जिसके लिए हम मारा मारी कर रहे हैं, स्पीड ऑफ वेव्स इन वैक्यूम। यानी कि ये क्या है, ये है, ठीक है, निर्वात में, यह है निर्वात में, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र है,
चाल का क्या है बेटे, सूत्र, चाहे ई वेक्टर हो या एच वेक्टर हो, यह निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का क्या है, सूत्र है। अच्छी तरह इसका एक बार वैल्यू फाइंड कर दें, निकाल दें मान इसका कि इसका मान कितना आता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। इसका मतलब है कि प्रकाश जो होता है निर्वात में, प्रकाश की चाल जो होती है इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के रूप में होती है। मतलब प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अभी आगे देखेंगे इस चीज़ को। तो यह निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है या नहीं होती है? ओके सर, चलिए मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लगा दूं। कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इक्वेशन में बनाने रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। μ0/4 पाई बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 मात्रक होता है न्यूटन प्रति इसका एम्पेयर स्क्वायर। अच्छा, भाग कर दे रहा हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भाग कर दे रहा हूँ किससे, मैं μ0/4 पाई से भाग कर दे रहा हूँ। सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा हमारा 9 × 10⁻⁹ और अपोन में 10⁻⁻7। अच्छा ठीक है, इनको अप डाउन कर लो, ये ऐसा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई ऊपर पहुँचेगा और μ0 का आ जाएगा हमारा भैया नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁻7 ऊपर ले जाओ, 9 × 10⁻9 प्लस के 7 मेरे पास ये आ जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कट गया, अपोन आ गया, μ0 पहले लिख लो और एप्सिलॉन नॉट बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा 9 × 9 और 7 16 हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब इसको आप 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो भाई, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 10⁻16 को लिख सकते हो आप कितना बेटा, 8 लिख सकते हो का होल स्क्वायर। जब इसका हटा हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, इधर को रूट आ जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, μ0 एप्सिलॉन नॉट ऐसा करके रूट आया था बराबर, ये क्या है, प्रकाश की चाल सी का मान, क्योंकि सी इक्वल टू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, यही चीज़ हमें प्रूफ भी करनी थी। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ओके ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है भाई, आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी कहानी बची है बस, तो ये कंप्लीट हमारा पूरा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, ठीक है, कहाँ पर, निर्वात में। ओके सर, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, चाल के बराबर होती है। यानी कि जो भी है हमारा ये वाला वो सी के बराबर होगा। यानी कि वी जो है वो किसके बराबर होगा बेटे, सी के बराबर होगा। ठीक है, इसमें ये तो चीज़ें हैं, यानी कि ये और ये की तुलना करोगे तो जो तुम्हारे पास वी आगा वो सी के बराबर आगा। ठीक है, कर लोगे ना कवर इसको। जब भी सी के बराबर आ गया तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।